जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। कश्मीर जल रहा है, पिछले 50 सालों से जल रहा है। ये आग जलते चलते 50 सालों में दावानल बन चुकी है। इसने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है, कम से कम घाटी को तो पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। इस आग को बुझाने की कोशिश के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पिछली 15 सितंबर को एक मीटिंग बुलाई, सारे दलों की मीटिंग। सारे दलों के अध्यक्ष उसमें थे, वरिष्ठ नेता उस बैठक में थे। क्या हुआ इस मीटिंग में, किसने क्या कहा, कैसी बातचीत की, उसका टोन क्या था, रुख क्या था, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पर उसके पहले आपको बताएं कश्मीर का दर्द क्या है, कश्मीर की तकलीफ क्या है। दरअसल कश्मीर का दर्द आजादी के बाद शुरू होता है, जब कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ, भारत के साथ हुआ। कश्मीरियों को लगता है कि उनसे जो वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया, और इसकी जड़ में उस समय की सरकार, उस समय के राजनेता हैं, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों को यह बताया ही नहीं कि जो उन्होंने वादे किए उन वादों का परिणाम क्या निकलने वाला है। उन्होंने जिस ऑटोनॉमी की बात की, जिस जनमत संग्रह की बात की, आखिर उसका मतलब क्या है, अगर वो लागू होता है तो उससे कश्मीरियों को क्या फायदा और नुकसान होने वाला है। दरअसल कश्मीरियों को किसी राजनीतिक प्रक्रिया में कभी शामिल किया ही नहीं गया। कश्मीर के मुख्यमंत्री शेर कश्मीर फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और अब उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, ये तीन बड़े नाम हैं। मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक भी हुए वहां पे, मीर कासिम भी हुए, बीच में मुफ्ती मोहम्मद सईद भी हुए, जिन्हें बहुत सईद साहब को गंभीर और अच्छा मुख्यमंत्री माना गया। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला जब वहां के मुख्यमंत्री हैं तो पूरा का पूरा कश्मीर परेशान है। आपको बताएं और बताना चाहते हैं कि आखिर उमर अब्दुल्ला से कश्मीर ने आशा क्या की थी। कश्मीर ने उमर अब्दुल्ला से यह आशा की थी कि कश्मीर की तकलीफ, कश्मीर का विकास, कश्मीर में डेडलॉक, कश्मीर में आतंकवाद, कश्मीर में नौजवानों को रोजगार न मिलना, कश्मीर में भूख, कश्मीर में मौत, कश्मीर की गरीबी, इन सब से उमर अब्दुल्ला अगर लड़ते नहीं दिखाई देंगे तो कम से कम लड़ने का रास्ता तो लोगों को बताएंगे। और उमर अब्दुल्ला को कश्मीरियों ने अपना चेहरा माना। आज उन उमर अब्दुल्ला को लेकर कश्मीरी कैसे सोचते हैं आपको बताते हैं। चाहे अलगाववादियों की कॉल हो या कर्फ्यू, पिछले 3 महीनों से कश्मीर बंद है। इस बीच 90 मौतें हो चुकी हैं, यानी 3 दिन में 1 मौत। दुख की बात यह है कि मौत का सिलसिला जारी है। सूबे में मुख्यमंत्री उमर साहब इसे रोक नहीं सके, न माफी मांग सके और न ही लोगों का गुस्सा ठंडा हो सका। कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसलिए बिठाया था क्योंकि उनसे उम्मीदें थीं। वो कश्मीर को सिर्फ गवर्नेंस नहीं, एक समाधान देंगे, जो वो नहीं दे पाए। लोगों को इस बात से नाराजगी है कि उन्हें केंद्र से जो हिदायत मिलती गई वो वही करते गए। गुस्सा इस बात का है कि कश्मीरियों का चेहरा होने के बावजूद भी वे दिल्ली से आदेश लेते रहे। इसी मुद्दे को विरोधियों ने जमकर उछाला। अब लोगों को लगता है कि इससे अच्छा तो पीडीपी की सरकार थी, जिसने सॉल्यूशन नहीं दिया लेकिन इसकी पहल की, जिसमें श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड खुली थी। इसके साथ लोग अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, जिन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू किए। इसके साथ वो गवर्नर एन वोहरा को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने राउंड टेबल बुलवाया था। कश्मीर की जनता ने उमर अब्दुल्ला के डायनामिज्म को देखकर उन्हें चुना था। वो जवान हैं, केंद्र की राजनीति से भी वाकिफ हैं। लोगों को लगा कि इनका जो विजन है, इनका काम करने का जो तरीका होगा, वो दूसरे नेताओं से अलग होगा। लेकिन जब क्राइसिस आया तो उमर चूक गए। ईद के समय उमर साहब के बारे में यहाँ तक कहा गया था कि वो नमाज के लिए भी जाएंगे, वहाँ भी हिंसा हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि नौजवानों की मौत के बाद जो माहौल बना है, उसमें उमर साहब ने विश्वास खो दिया है। इन 3 महीनों में वो गैप ज्यादा बढ़ता गया। कश्मीर में मीडिया पर बैन है, न्यूज़पेपर बंद हैं, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला की सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई अपील या कोई संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन दिनों वो कश्मीरियों के लिए अजनबी से बने हुए हैं।
कोई संवाद नहीं हो रहा है, सहानुभूति और विश्वास नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए अलगाववादी लोगों तक पहुंच रहे हैं। सारा कश्मीर बंद है, लेकिन खुलवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा अलगाववादियों को मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं दिखा पाए। पिछले महीने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस और मिलिट्री मेरी सुनते ही नहीं है। यानी उन्होंने खुद बताया था कि वो कितने कमजोर मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह का ऑर्डर वो पुलिस और मिलिट्री को देना चाहते हैं, उसको ग्राउंड पर वैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। लोगों को शिकायत ये है कि कश्मीरी आवाम से उन्होंने दूरी बना ली है। उनके दिल जीतने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। लोगों को लगता है कि उमर अभी नादान है। जनता के दिलों पर राज करने का गुर अभी उन्हें नहीं आया है। कश्मीर के हालात की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां आज नेतृत्व का संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस सर्वदलीय बैठक से सबसे ज्यादा अगर आशा किसी को थी तो वो कश्मीर के लोगों को थी। कश्मीर के लोग ये चाहते थे कि ये बैठक उनके लिए कोई एक नया रास्ता निकाल करके आएगी, पर इस बैठक में जो हुआ उससे कम से कम कश्मीरियों की आशा पूरी नहीं हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, अच्छा भाषण था, और उस भाषण में एक प्रतीति थी, एक एहसास था। उन्होंने जब ये कहा कि कश्मीर में नौजवानों के साथ बच्चे भी सड़कों पर आ गए हैं, तो ऐसा लगा कि शायद कोई रास्ता निकलेगा, पर सरकार के पास कोई एक्शन प्लान कश्मीर को लेकर के नहीं था। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, किसी राजनीतिक दल के पास कश्मीर को लेकर के कोई भी योजना नहीं थी। उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा इस बैठक में दिया। 7 घंटे तक बात चली और बात जाके रुकी कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर जाए और वहां जाकर के लोगों से बातचीत करे। मानो इन राजनीतिक दलों को कश्मीर की तकलीफ के बारे में अब तक कुछ पता नहीं है जो ये जानने के लिए वहां जाएंगे। इसका मतलब इन राजनीतिक दलों की शाखाएं कश्मीर में नहीं है, या अगर हैं तो इन्हें बताती नहीं है कश्मीरियों का दर्द। कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, देश की पार्टियों का हाल तो हमने आपको बताया, पर यह जानना जरूरी है कि कश्मीर में राजनीतिक तंत्र कर क्या रहा है। वहां पर पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही आपको बताएंगे, और इसको जान करके आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कश्मीर के लोगों के बीच में आखिर इन पार्टियों की साख है क्या। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज तक देश ने यानी भारत ने कश्मीरियों को बताया है कि भारत क्या चाहता है। कश्मीर ने अपना दर्द कभी भी देश को नहीं बताया। कश्मीर का दर्द किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की, हमारे मीडिया ने तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और हो सकता है आपको ये रिपोर्ट देख करके कुछ अचंभा सा लगे, क्योंकि कश्मीरियों का दर्द हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर नहीं जानेंगे तो जो भारत का नक्शा है, जिसमें नीचे कन्याकुमारी है और सबसे ऊपर कश्मीर है, इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। इस दर्द को जानना बहुत जरूरी है। आपको कश्मीर लिए चलते हैं और ये आपको बताते हैं कि कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां, उनके बारे में कश्मीर के लोगों की क्या राय है, कितनी साख इन राजनीतिक पार्टियों की कश्मीरियों के मन में है, और इन पार्टियों के बारे में कश्मीरी सोचते क्या हैं। कश्मीर के हालात के लिए यहाँ के राजनीतिक दल भी जिम्मेदार हैं। कश्मीर में गठबंधन सरकार है, इससे पहले वहाँ पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी। इसमें बहुत सारी दरारें तो रहीं, लेकिन वो केंद्र की सहायता से चलने वाली सरकार थी। इस बार गठबंधन के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुख्य भूमिका है। गठबंधन सरकार चलाने की पूरी जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला पर है। कश्मीर की राजनीति ऐसी है कि जो गठबंधन पार्टनर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, कहीं न कहीं फाउल प्ले होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपसी विरोध होता है, एक अफसर दूसरे अफसर की नहीं सुनता है, एक मंत्री दूसरे मंत्री को नहीं मानता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और अपने वोट बैंक को अगले चुनाव के लिए मजबूत करने की कोशिश करती है।
कांग्रेस ने पिछली बार भी ये किया था और इस बार भी करने की कोशिश की है। 1 सितंबर को कश्मीर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद हो जाने का अनाउंसमेंट हुआ था। इसके बाद उमर साहब ने सिविल एविएशन मंत्रालय से एयरपोर्ट खोलने की गुहार लगाई, पर उन्हें ना कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जाकर कहा कि एयरपोर्ट बंद हो जाएगा। उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी। अगले ही दिन अल्टरनेटिव एयरपोर्ट खुला रहेगा, पर यह खुशखबरी सैफुद्दीन सोज के हाथों केंद्र श्रीनगर तक पहुंचाता है, यानी अपने रिप्रेजेंटेटिव के हाथों, ताकि क्रेडिट कांग्रेस को जाए। कश्मीर के लोग मानते हैं कि जिस तरह की हिंसा हो रही है उसमें विरोधियों और गठबंधन पार्टनर का हाथ रहा है। लोग एक तरफ पीजीपी को जिम्मेदार ठहराते हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ भी शक की उंगली उठती है। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि पीजीपी और एनसी मिलिटेंट्स की वजह से स्टेट को रूल करने की क्षमता खो चुके हैं। हाल ये है कि पार्टियां लॉबी बनाने और उनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। यही वजह है इस वक्त कश्मीरी आवाम का हर पार्टी से विश्वास उठ गया है। अलगाववादियों का जहां तक रोल है, इन पार्टियों की राजनीतिक खेल की वजह से इनकी पकड़ मजबूत है और वे भी इस खेल में हिस्सा लेते हैं। अलगाववादियों ने मौके का फायदा उठाया और पूरे कश्मीर वैली को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राजनीतिक अस्थिरता दोनों जगहों पर है। वैसे कश्मीर में गिलानी साहब की जनता पर पैच है। उनको राजनीतिक फायदे के साथ धार्मिक फायदा भी मिलता है। सही हाल मीर वाइस का भी है। विडम्बना ये है कि राजनीतिक दल कश्मीर में इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। रिलेवेंस किसका है? इस उहापोह के बीच में अलगाववादी कहे जाने वाली ताकतों का रिलेवेंस पैदा हो गया है। वहां कर्फ्यू लगता है। आपने कितने दिन पहले कर्फ्यू देखा? नहीं याद होगा कि आपने पिछले 15-20 सालों 25 सालों में कर्फ्यू देखा हो, बल्कि बहुतों को तो सिर्फ कर्फ्यू नाम पता है, उसकी स्थिति का नहीं पता। कश्मीर के लोग महीनों महीनों कर्फ्यू के अंदर रहते हैं। वहां जब कर्फ्यू लगता है तो उस कर्फ्यू में लोगों की मदद के लिए सरकार आगे नहीं आती है, ये तथाकथित अलगाववादी आगे आते हैं। और अलगाववादियों की कनेक्टिविटी, अलगाववादियों का लोगों के साथ ये संपर्क ही उनका रिलेवेंस बना रहा है। सरकार और राजनीतिक दल लोगों से दूर खड़े हुए हैं। आपको एक छोटी सी चीज बता दें, शायद आपको अजीब लगे। कर्फ्यू में वहां मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां खड़ी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए हैं। ये कमेटियां क्या करती हैं? हर घर से जाकर के सामान इकट्ठा करती हैं। जिनके पास ज्यादा सामान होता है वो लोग दे देते हैं, ये मस्जिद में ले जाती हैं। और जिनके पास सामान गरीबों के पास खत्म हो जाता है वो मस्जिद में जाते हैं और सामान लेके आते हैं। जो लोग इनकी मदद करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। ये बात वहां की सरकार को और वहां के राजनीतिक दलों को क्यों समझ में नहीं आती? जो बात यहां पर दिल्ली में से हम जाते हैं और देख करके आते हैं, हमारी समझ में आ जाती है। कश्मीर में सेना, सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, ये सब जब गोली चलाते हैं तो गोली सर को निशाना लगा के चलाते हैं। देश में दूसरी जगह भी प्रदर्शन होते हैं, वहां प्रदर्शन में पहले चेतावनी होती है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस होती है, फिर गोली चलती है, लेकिन गोली कमर के नीचे मारी जाती है। कश्मीर में ऐसा नहीं होता। आपने या चिदम्बरम साहब से पूछें, हमारे गृहमंत्री जी से, आपने कश्मीर का कोई भी वीडियो पिछले 10 सालों में देखा हो जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल देखा हो? शायद साल में कोई एक वीडियो ऐसा देखा होगा। अक्सर हम वीडियो देखते हैं सीधे गोली चलाते हुए और उससे लोग मरते हुए दिखाई देते हैं। आखिर हम कश्मीर के लोगों को अपना अभिन्न अंग मानते हैं या नहीं मानते हैं? या सिर्फ कश्मीर की धरती से हमारा मोह है? अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो वहां के बच्चे हमारे अपने क्यों नहीं है? कश्मीर के लोगों की क्या है मांग और क्या है कश्मीर की समस्या का समाधान? अगर इसको जानना हो तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे कि कश्मीरी कम से कम क्या चाहते हैं और उसे हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं।
ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आपको बता रहे हैं कश्मीर का दर्द, कश्मीर की तकलीफ और कश्मीर में जल रही आग को बुझाने के लिए कश्मीरियों के मन में क्या मांग है, उनकी चाह क्या है। पर उसके पहले बताएं आपको कि कश्मीर में नागरिक प्रशासन लगभग फेल हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कश्मीर की पुलिस कश्मीर के लोगों की दुश्मन हो गई है। वहां पर अलगाववादियों की समानांतर सरकार चल रही है। लोगों का भरोसा अपनी सरकार पर कम है, अलगाववादियों की सरकार के ऊपर ज्यादा है। धर्म का सहारा है उमर फारूक को, धर्म का सहारा है गिलानी साहब को, और इनकी बातें लोग वहां सरकार से ज्यादा सुन रहे हैं। ये लोग दुकानें खुलवाने की बात करते हैं, लोगों की मदद करने की बात करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब लोगों की मदद की बातें कम, दुकानें खुलवाने की बात कम करते हैं, दिल्ली की तरफ ज्यादा देखते हैं। इन्हें वहां नॉन रेजिडेंट चीफ मिनिस्टर कहा जाता है। आपको एक बात और साफ कर दें, कश्मीर में कोई भी पाकिस्तान की ओर नहीं देखना चाहता है। हर कश्मीर को यह भरोसा हो गया है कि पाकिस्तान अपनी ही समस्या में उलझा हुआ है, वो हमारी समस्या क्या हल करेगा। कभी कुछ लोगों को भ्रम था, आज किसी कश्मीरी को किसी तरह का भ्रम नहीं है। और जब अल जवाहिरी, अल कायदा का नेता, ये कहता है कि पाकिस्तान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दें, कश्मीरियों के मन में कोई शक नहीं है कि उनकी कोई मदद, किसी मसले का हल देश के बाहर कहीं है। दरअसल कश्मीर के लोग पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली की तरह ही कश्मीर को विकसित और उन्नत देखना चाहते हैं। कश्मीर में जब देवेगौड़ा के समय रेलवे लाइन का फैसला हुआ, उस समय बड़ी हायतोबा मची और अपने देश के बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां कहां रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हो, वहां तो लोग उसको उड़ा देंगे, उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन आज कश्मीर में वो रेलवे लाइन लोगों के चेहरों के ऊपर मुस्कान ला रही है। आज कश्मीर में व्यापार नहीं है। कश्मीर के सेव वहां किस भाव, एक तो सेव की खेती वहां होती, सेव बाहर आते हैं, लेकिन उनका फायदा उनको नहीं मिलता। कश्मीर का पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा उद्योग, लेकिन उस पर्यटन उद्योग में कश्मीरियों की भागीदारी बहुत कम है। आपको बताते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों के मन की ख्वाहिश है क्या। कश्मीर के लोग कश्मीर को हरा भरा, उन्नत, शांत देखना चाहते हैं। हमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीरी ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको बताते हैं कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। कश्मीर में हिंसा भड़कने से पहले ही गिलानी ने अपना 5 पॉइंट प्रोग्राम केंद्र को दे दिया था ताकि हिंसा न हो और बातचीत हो जाए। पॉइंट में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट, गैजेट रिलीज करना और पब्लिक सेफ्टी है। गिलानी साहब ने कहा कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, इन शॉर्ट टर्म गोल को पूरा कीजिए, इसके बाद हम यहाँ अमन और शांति करते हैं। फिर हम लॉन्ग टर्म गोल को, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और हमें आप बातचीत के लिए दावत देंगे और हम बातचीत करेंगे। लेकिन बात आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के हटाए जाने पर अटक गई है। ईद से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 5 डिस्ट्रिक्ट में इसे हटा दिया जाएगा, लेकिन गिलानी साहब ने कहा कि उनसे कुछ नहीं होगा क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही आर्मी का कोई रोल नहीं है। सीआरपीएफ और जेके पुलिस का कंट्रोल है जो एएफएसपी में नहीं आता है। इसके बाद इसमें आग में घी डालने का काम ये हो गया कि सीसीएस की मीटिंग जो ईद के दिन तय थी और लोग इसके इंतजार में थे कि केंद्र ने कहा है कि ईद को तोहफा मिलेगा, उसको एन ईद के दिन पोस्टपोन कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि 1 या 2 मंत्री अभी नहीं आ सकते हैं। यहाँ के लोगों की इस पर ये प्रतिक्रिया रही कि क्या कश्मीर को प्रायोरिटी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा क्या था कि 2 लोग नहीं आ सके और यूपीए सरकार ने सीसीएस जैसी बड़ी चीज को कैंसिल कर दिया। केंद्र हमेशा सोचता है कि वक्त गुजर जाएगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, एक इकोनॉमिक पैकेज दे दिया जाएगा, लोन दे दिया जाएगा, ब्याज माफ कर दिया जाएगा और लोग चुप हो जाएंगे। अब की बार चूंकि मामले ने तूल पकड़ लिया था और इन 5 पॉइंट्स पर लोग सीरियस हो गए थे कि इनमें से कुछ एक पॉइंट्स हमें दे दिए जाने चाहिए ताकि लगे कि केंद्र सीरियस है और कुछ करना चाहता है। लोगों को लगता है कि अगर मणिपुर से
AFSP हटा दिया गया है तो यहाँ से क्यों नहीं? अगर सरकार आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट में कुछ ढील दे दे तो कश्मीर के लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। लोगों को लगेगा कि सरकार ने पहल की है। ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाने वाला है। कश्मीर के लोग उसका स्वागत करेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन कश्मीर के लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं चाहते थे। कश्मीर के लोगों को मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इससे कश्मीरियों को निराशा मिली। कश्मीरी बातचीत का गंभीर दौर चाहते हैं। कश्मीरियों को लगता है कि बातचीत के नाम पर उनके साथ मजाक या समस्या को टालने की कोशिश होती है। हमारे लिए कश्मीर प्रायोरिटी नहीं है, ये कश्मीरियों को लगता है। हमसे मतलब भारत सरकार के लिए कर्फ्यू का तत्काल हटना कश्मीरियों की पहली मांग है। कश्मीरी चाहते हैं आर्म्ड फोर्स एक्ट में ढील दी जाए। कश्मीरियों को भी ये पता है कि ये एक्ट फौरन नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसमें ढील दी जा सकती है और इससे कश्मीरियों को लगेगा अगर हम ढील देने का फैसला करते हैं, मैं हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों को बतला रहा हूं, अगर आप इस ढील को देने का फैसला करते या करवाते हैं तो कश्मीरियों को लगेगा कि आप उनके प्रति संवेदनशीलता से सोच रहे हैं। और कश्मीरी ये भी चाहते हैं कि उनके जान माल की सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने की गारंटी भारत की सरकार उन्हें दे, भारत के राजनीतिक दल उन्हें दें। अब मैं आपको एक छोटी सी राय दूं भारत सरकार को, हालांकि भारत सरकार सुनेगी इसकी आशा कम है। पहला काम यह कीजिए कि खुलेआम वहां के सुरक्षा बलों को यह आदेश दीजिए कि कोई भी गोली चलेगी तो कमर से नीचे चलेगी। अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ी जाए, ये वायदा कीजिए उनसे और उनको ये भरोसा दिलाइए कि आप भी हिंदुस्तान के वैसे ही हिस्से हैं जैसे यूपी है, जैसे बिहार है, जैसे राजस्थान है, जैसे पंजाब है, और आपकी इज्जत उससे कम नहीं है। अगर ये भरोसा मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी और सारे दलों के नेता आप कश्मीरियों को दिलाते हैं तो कश्मीरी ये मानेंगे कि उनका दर्द आप समझते हैं और उनका दर्द समझिए। क्योंकि जब लाखों लोग सड़क के ऊपर आ जाएं, एक लड़का, अनजान सा लड़का मरे और उसके जनाजे में हजारों लोग, लाखों लोग शामिल हों, तो फिर ये समस्या समझने के लिए वक्त हाथ से जा रहा है, ये मानना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला साहब, आपसे भी मुझे यही कहना है कि लोग आपको प्यार करते हैं, कश्मीर का चेहरा मानते हैं। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है जब वो देखते हैं कि आप कश्मीरियों की तरह नहीं, दिल्ली की तरह से सोचते हैं। कश्मीरियों का दर्द समझिए, बहुत जरूरी है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।